हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बाल विकास के एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें सीटेट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल इससे एक दो सवाल आते हैं, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और उस टॉपिक का नाम है चिंतन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चिंतन। और हर साल इससे एक से दो सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अभी तक अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कम से कम इससे 10 से 15 सवाल अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है बच्चों कि ये चिंतन क्या है, चिंतन होता क्या है। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो शिक्षा है, शिक्षा में दो चीजों का महत्व होता है। एक होता है चिंतन का महत्व और एक होता है बच्चों कल्पना का महत्व। ये दो चीजें शिक्षा में सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं, चिंतन और कल्पना। अगर इसके अतिरिक्त देखें तो हमको एक चीज और देखने को मिलती है। जैसे हमने एक चीज देखा चिंतन, एक चीज देखा कल्पना और एक चीज देखा तर्क। अब बात आती है इनमें तीनों में अंतर क्या है, इसको पहले हम लोग देखें। अगर हम लोग चिंतन को देखें बच्चों, तो जब बालक के सामने कोई समस्या हो, ध्यान से सुनिएगा, जब बालक के सामने कोई समस्या हो और बालक उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करे, जब बालक के सामने कोई समस्या हो और बालक उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करे, तो इसमें जो बालक की मानसिक क्रियाएं काम करती है, जो मानसिक क्रिया काम करती है, वो मानसिक क्रिया हमारी चिंतन कहलाती है। इसका मतलब आपने क्या जाना कि जो चिंतन है, इस चिंतन का संबंध समस्या से है और बालक समस्या के समाधान में चिंतन करता है। अर्थात चिंतन क्या है, जब बालक के सामने कोई समस्या हो, बालक उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करे, तो फिर बालक क्या करता है, चिंतन करता है। अगर हम इसी में देखें बच्चों दूसरा कल्पना, तो ध्यान ये रखिएगा कि कल्पना वो होती है जहां पर बालक के सामने कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर भी बालक कुछ न कुछ सोचता रहता है, तो इसे हम लोग कल्पना कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक अवस्था होती है किशोरावस्था, आपने ये सुना होगा। तो जो किशोरावस्था होती है, इस किशोरावस्था में बच्चा देखता है दिवा स्वप्न। आपको पता होगा किशोरावस्था में बच्चा क्या देखता है, दिवा स्वप्न। और ये जो दिवा स्वप्न है बच्चों, ये कल्पना में आता है, इसका चिंतन में कोई प्रयोग नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किशोरावस्था में जो दिवा स्वप्न है, इसको एक बुराई भी माना जाता है। अक्सर ये टीटी की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिवा स्वप्न क्या है। ये किशोरावस्था में जो बच्चे ख्याली पुलाव पकाते हैं, बैठे बैठे सोचा करते हैं, कोई समस्या नहीं होती तो सोचते ही रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। अब बच्चों एक बात आती है तर्क की कि ये क्या होता है। तो एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, अगर बालक के सामने कोई समस्या होगी, समझिएगा, अगर बालक के सामने कोई समस्या होगी और बालक उस समस्या का समाधान करेगा, तो समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि समस्या का समाधान उचित रूप से तब होगा जब चिंतन क्रमबद्ध होगा। अगर चिंतन क्रमबद्ध नहीं है तो सही से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और ये जो तर्क है, तर्क का काम ये होता है कि चिंतन की प्रक्रिया को क्रमबद्ध करना, यानी एक सिस्टमैटिक ढंग में लाना। अगर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं और चिंतन हमने क्रमबद्ध रूप में नहीं किया, एक सिस्टम में नहीं किया, तो समस्या का समाधान उचित रूप में नहीं हो पाता है। तो समस्या का समाधान एक सही रूप में करने के लिए हमें तर्क का प्रयोग करना होता है। तो इसका मतलब हो गया, हम लोगों ने दो तीन चीजें जानी कि चिंतन क्या होता है, कल्पना क्या होती है और तर्क क्या होता है। अगर हम लोग
शिक्षा की प्रक्रिया में देखें तो शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चिंतन होता है। ध्यान रखिएगा। तो आपके दिमाग में एक बात बनी होगी कि अगर कोई भी प्रश्न शिक्षा से पूछा गया या मानसिक क्रिया से पूछा गया, मानसिक क्रिया से पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा उस मानसिक क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चिंतन ही होगा। और अगर कोई ऑप्शन आपको चिंतन वाला मिलता है तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। 99% ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मानसिक प्रक्रिया का कोई भी सवाल आता है और चिंतन उस ऑप्शन में है, कल्पना भी उस ऑप्शन पे है, तो हमें कल्पना के ऑप्शन को टिक नहीं करना होता है और हमें चिंतन के ऑप्शन को टिक करना होता है। ये बात आप जान लीजिएगा। चलिए, अब बात ये आती है बच्चों की, जैसे हमने ये जाना कि जो चिंतन होता है वो चिंतन समस्या के समाधान में होता है। अब इसका शिक्षा में कैसे हम प्रयोग करते हैं ये हम लोग देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा तो आपने बीएड बीटीसी की ट्रेनिंग में पाठ योजना बनाई होगी। ये जो पाठ योजना है इसको हम लोग पाठ नियोजन भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको पाठ योजना बोलते हैं, कुछ लोग इसको पाठ नियोजन बोलते हैं। पाठ योजना जो बनाई जाती है इसमें हम लोग एक प्रश्न बनाते हैं, प्रस्तावना के प्रश्न। जब आपको टीचिंग शिक्षण पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। आप थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। एक प्रश्न होता है प्रस्तावना के प्रश्न, जिनकी संख्या कम से कम 3, अधिक से अधिक 5। अगर हम कम से कम कहें तो कम से कम 3 होती है और हम अधिक से अधिक कहें तो अधिक से अधिक 5 होती है। आपको ये चीज पता होगा कि इसका जो अंतिम प्रश्न होता है, अब ध्यान से समझिएगा, प्रस्तावना के प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न होता है वो अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। तो अब आप हमको बताइए कि बच्चा चिंतन करेगा कि कल्पना करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा क्या करेगा? चिंतन करेगा। क्योंकि चिंतन कहाँ होता है? जहां बालक किसी समस्या का क्या ढूंढता है? समाधान ढूंढता है। तो यानी जब अंतिम प्रश्न जो है समस्यात्मक हुआ तो क्लास में बैठा हुआ बच्चा उस पाठ के प्रति क्या सोचेगा? चिंतन करेगा। यानी उसके सामने जो समस्या आई उस समस्या का वह समाधान खोजने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब कक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में, इन दोनों ही प्रक्रिया में कक्षा में बैठा बालक, शिक्षण करता हुआ बालक अधिक से अधिक मात्रा में क्या करता है? चिंतन करता है। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने क्या क्या चीज जानी कि जो चिंतन होता है ये किसी समस्या के समाधान के लिए होता है, और जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तो बालक उसका समाधान करता है और समाधान करने के लिए चिंतन करता है। चिंतन को क्रमबद्ध करने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाता है और तर्क जो होता है वो समस्या के समाधान में चिंतन को एक सिस्टमैटिक ढंग से लाता है। अब हमने ये देखा कि जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं उनमें अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। जब समस्यात्मक प्रश्न होता है तो बालक उन प्रश्नों पर क्या करता है? चिंतन करता है। प्रस्तावना के प्रश्नों के द्वारा बालक में चिंतन का विकास होता है। प्रस्तावना के प्रश्न पाठ को प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि पाठ के प्रति चिंतन कौन सा प्रश्न विकसित करता है? तो प्रस्तावना के प्रश्न विकसित करते हैं। सिंपल सी एक दो बातें और है बच्चों कि प्रस्तावना के जो प्रश्न हैं वो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान पर आधारित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और या हम देखें तो प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ आधारित होते हैं। ये हम आपको शिक्षा में बताएंगे। यहाँ थोड़ी सी बात जब आएगी प्रस्तावना की तो हम लोग कर लेते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की तरफ आधारित होते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ होते हैं। पाठ के प्रति चिंतन प्रस्तावना के प्रश्न लाते हैं। छात्रों को शिक्षकों से जोड़ता है, प्रस्तावना के प्रश्न जोड़ते हैं। तमाम बातें हैं। हालांकि यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो चिंतन है, तो प्रस्तावना के प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, ये समस्यात्मक चिंतन को बढ़ाता है। यानी कि शिक्षा के प्रति या पाठ के प्रति या शिक्षण की व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो चिंतन है, लेकिन तब जब उस बालक के सामने क्या हो? समस्या हो। अब हम लोग थोड़ी सी बात और देखेंगे।
अगर हम लोग देखें, समझते रहिएगा, और ना हो तो आप कलम कापी लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे और ये बताएंगे कि बिना पढ़े भी सही किया जा सकता है, थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान में रखें तो। अगर हम लोग देखें बच्चों, तो जो चिंतन है, चिंतन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? तो चिंतन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण यानी सबसे पहले बालक उन चीजों पर चिंतन करता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष होता है। पहले बालक का जो मानसिक विकास होता है वो मानसिक विकास प्रत्यक्ष चिंतन पर होता है, यानी जो चीज हम देखे हुए होते हैं पहले हम उन पर चिंतन करते हैं, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो छोटे से बड़े स्तर पर होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम 4 साल के हैं और आज हम मान लीजिए 15 साल के, तो अगर हम 4 साल का कोई बालक है तो वो जब तक किसी भी वस्तु को देखेगा नहीं तब तक उस पर चिंतन नहीं कर सकता है। लेकिन हम 15 साल के हो गए तो अगर कोई नहीं भी बताता है और शब्दों के माध्यम से अगर वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं तब भी हम उन पर चिंतन करने लगते हैं। तो चिंतन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले क्या? प्रत्यक्षीकरण, यानी वह वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे होता क्या है बच्चों, एक शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र एक होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यह शिक्षण सूत्र है। कुछ लोग इसको कहते हैं अब ये चीजें यहां लागू नहीं होंगी, चिंतन की प्रक्रिया में ये दूसरा है, शिक्षण सूत्र की प्रक्रिया में ये दूसरा है। यहां पर जो प्रत्यक्ष का मीनिंग होता है वो होता है सबसे पहले बालक को वर्तमान की जानकारी दी जाए और वर्तमान के आधार पर उसको भूत और भविष्य की जानकारी दी जाए। ये है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष शिक्षण सूत्र। लेकिन यहां जो प्रत्यक्ष का मीनिंग है या प्रत्यक्षीकरण का मीनिंग है वो ये होता है कि बालक को सबसे पहले वह वस्तु दिखाई जाए तब बालक उस वस्तु पर चिंतन कर लेगा, अन्यथा वह उस पर चिंतन नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होगा तो बालक क्या करेगा कि जो वस्तु उसके सामने नहीं भी है उस पर भी चिंतन कर लेगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा उसका मानसिक विकास ज्यादा हो जाएगा बाद में। जैसे मान लीजिए, समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक सिद्धांत आपको हम पढ़ाएंगे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में अक्सर इससे बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसको हम पढ़ाएंगे। शिक्षण में भी इससे प्रश्न आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? 4। 4 अवस्थाओं में देखा जाए तो आपको याद होगा, संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है मूर्त, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे बस। एक बात ध्यान रखिएगा, सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जहां पर रटी रटाई चीज कुछ भी नहीं आती है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कैसे होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, और हर एक प्रश्न पूरे चैप्टर को समाहित करता रहता है। ये मतलब नहीं है कि आपने लाइन बाय लाइन रख लिया, ये टीटी का काम है, सीटेट का काम नहीं है। अगर सीटेट में चिंतन से प्रश्न पूछा तो ऐसा प्रश्न बताएगा कि जो समस्या को क्रिएट करे और आपको सोचने के लिए मजबूर करे कि कैसे ये हो सकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था होती है बच्चों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब समझिएगा, और ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो जो चैप्टर पढ़ते चलिए उसका आप प्रैक्टिस लगाते चलिए, क्वेश्चन करते चलिए, प्रैक्टिस लगाते चलिए। अब बच्चों हम क्लास तो नहीं ले पा रहे हैं इस समय, क्योंकि कोरोना नामक बीमारी इस समय पूरे भारत में जो है फैली हुई है, तो क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। लेकिन हम इसके माध्यम से भी आपको कहेंगे कि जो जो चैप्टर मैं पढ़ाता चलूँ आप उस चैप्टर को प्रैक्टिस में लाते चलो। और ध्यान रखिएगा, जुलाई में जो आपका सीटेट का एग्जाम है
तब तक पूरा कोर्स मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। और भी सब्जेक्टिव कोर्स हम लोग कंप्लीट कराएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान यानी बाल विकास का बहुत बड़ा रोल होता है सीटेट के पेपर में। आप इसको जितना समझ कर पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो समझो बच्चों, हम लोग चिंतन की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक बार टीटी हुआ था 2016 में हुआ था, 2 के 2 प्रश्न इसी से पूछे गए थे, केवल इतने से ही। जब टीटी होगा तो इस पर चर्चा करेंगे, अभी क्योंकि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए, चिंतन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ एक शब्द आया है संक्रिया, समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चिंतन समझ में आएगा पूरा। संक्रिया, संक्रिया का मीनिंग क्या होता है? अगर हम लोग संक्रिया का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है बेटा मानसिक क्रिया। अब यहां हमको क्या देखना है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था है 0 से 2 वर्ष, ये अवस्था है 2 से 7 वर्ष, ये अवस्था है 7 से 11 वर्ष, और ये अवस्था है 11 से ऊपर, या किसी किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो 11 से 15 भी लिखा मिल जाएगा। अब यहाँ चिंतन है, समझिएगा, यहाँ चिंतन है, यानी कि सबसे पहले चिंतन बालक उन विषय वस्तु पर करता है जो उसके सामने क्या होती हैं? मूर्त होती है। फिर बालक उन विषय वस्तु पर करता है जो उसके सामने क्या होती है? अमूर्त होती हैं। अब यहाँ 7 से 11, यहाँ 11 से 15, आपने क्या देखा कि यहाँ पर उसकी आयु ज्यादा है। जब आयु ज्यादा है तो उसके मानसिक विकास का क्रम ज्यादा होगा, और बालक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार की समस्याओं पर समाधान करने के लिए चिंतन कर लेगा। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए मूर्त वाले में, तो मूर्त वाले में अगर वो अमूर्त उसके सामने समस्याएं आती हैं तो यहां पर वो समाधान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन यहां वो समाधान करने में सक्षम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या जाना, ये जो मूर्त है इसको हमने क्या कह दिया? प्रत्यक्षीकरण। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि चिंतन का जो प्रारंभ है वो किससे होता है? प्रत्यक्षीकरण से होता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम देखें बच्चों, तो चिंतन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाषा, चाहे वो संकेतों की हो, चाहे वो शाब्दिक हो, चाहे जिस तरह प्रकार की हो। अगर भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो चिंतन की प्रक्रिया संभव नहीं। तो चिंतन की प्रक्रिया में किसका रोल हो गया? भाषा का रोल हो गया। तो आपने क्या जाना कि चिंतन के लिए प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम जो वस्तु हमारे सामने मूर्त होती है, हम उस पर चिंतन करते हैं। फिर चिंतन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है? भाषा का होता है। बिना भाषा के हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, चिंतन के प्रकार, चिंतन के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, इससे एक सवाल आपका पूछा जाता है। अब अगर हम लोग देखें बच्चों चिंतन के प्रकार, तो अगर हम चिंतन के प्रकार को देखें तो मुख्य रूप से चिंतन 2 प्रकार का होता है। एक चिंतन होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों स्वली चिंतन। शिक्षा की प्रक्रिया में इसका कोई रोल नहीं है, केवल एक प्रकार में इसको जोड़ा जाता है। एक बार इससे क्वेश्चन बन चुका है यूपी टेट में, तो एक स्वली चिंतन होता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा रोल नहीं करेगा, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा चिंतन है बच्चों यथार्थवादी चिंतन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक चिंतन है स्वली चिंतन। अगर इस स्वली चिंतन को देखा जाए तो स्वली चिंतन को हम लोग कल्पनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी यह चिंतन ऊट पटांग का चिंतन होता है, कल्पनाओं में होता है। बैठे बैठे सोचते रहे हम लोग, कोई समस्या नहीं है, सोचते रहे, है कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए किशोरावस्था का बच्चा दिवा स्वप्न देखता है, वो दिवा स्वप्न कभी भी यथार्थवादी चिंतन में नहीं आए, वो हरदम स्वली चिंतन में आए। ये कल्पना है, दिवा स्वप्न एक कल्पना है, एक कल्पनात्मक चिंतन है, जहां पर बालक बैठे बैठे केवल सोचता रहता है। लेकिन शिक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यथार्थवादी चिंतन, जो वास्तविकता से जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, किससे जुड़ा होता है? वास्तविकता से जुड़ा होता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन में हम देखें तो दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चिंतन है वो कौन सा चिंतन है? यथार्थवादी चिंतन है। अक्सर आपसे जो परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे सीटेट की परीक्षाओं में, वो ध्यान रखिएगा कि सीटेट की परीक्षा में सबसे ज्यादा चिंतन का जो क्वेश्चन आता है वो यथार्थवादी चिंतन से ही आता है। स्वली चिंतन को हम ऊट पटांग का चिंतन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है बच्चों की यथार्थवादी चिंतन। अब इसको हम लोग मिटा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है यथार्थवादी चिंतन। अगर हम यथार्थवादी चिंतन को देखें तो कुछ किताबें इसके 3 प्रकार बताती हैं और कुछ किताबें इसके 2 प्रकार बताती हैं, लेकिन मुख्यतः जो परीक्षाओं में आता है वो 2 प्रकार आता है, तीसरा प्रकार इसका नहीं पूछा जाता है क्योंकि दूसरे ही प्रकार में तीसरा प्रकार समाहित हो जाता है। जैसे एक चिंतन होता है बच्चों अपसारी चिंतन, नाम आपने सुना होगा। एक चिंतन होता है बच्चों अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। और एक चिंतन होता है बच्चों आलोचनात्मक चिंतन। अब ये यथार्थवादी चिंतन है जिसका संबंध वास्तविकता से है, वास्तविक चीज है, और शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रयोग यही होता है। और बालक अपनी समस्या के समाधान करने में स्वली चिंतन का प्रयोग नहीं करेगा, बालक अपनी समस्या का समाधान करने में यथार्थवादी चिंतन का ही प्रयोग करेगा, क्योंकि यह जो है यथार्थ से संबंधित है, वास्तविकता से संबंधित है, क्लास वास्तविकता में चलती है। तो ये यथार्थवादी चिंतन का शिक्षण में रोल है, यथार्थवादी चिंतन का आपका बाल विकास में रोल है। बालक को यथार्थवादी चिंतन की तरफ ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एक उम्र के बाद बालक इस चीज को सोचने लगता है। अब अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ये यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार हुए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है अपसारी चिंतन। नाम आपने सुना होगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है अपसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन क्या है, आलोचनात्मक चिंतन क्या है। आलोचनात्मक जो चिंतन होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग संबंधित विषय वस्तु या संबंधित व्यक्ति का गुण और दोष देखते हैं। ध्यान, जो आलोचनात्मक चिंतन है इसमें संबंधित विषय वस्तु, संबंधित प्रकरण या संबंधित व्यक्ति का हम लोग मेरिट और डिमेरिट देखते हैं, गुण और दोष देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं बच्चों कि इस आलोचनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन में जोड़ देते हैं, इसलिए चिंतन के 2 प्रकार हो जाते हैं, यानी यथार्थवादी चिंतन के 2 प्रकार हो जाते हैं। तो ये आलोचनात्मक जो चिंतन है ये अपसारी में जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम सीटेट के दृष्टिकोण से देखें तो सीटेट के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है अपसारी चिंतन, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं। इसको साथ साथ अगर आप चाहें तो लिखते भी रहें, इससे आपको समझ में आएगा। अब इधर देखो बच्चों, एक चिंतन हो गया कौन सा, अपसारी चिंतन, एक चिंतन हो गया अभिसारी चिंतन, और हमने बताया जो आलोचनात्मक चिंतन है जिसमें हम गुण और दोष को देखते हैं, वो आलोचनात्मक चिंतन किसमें आ गया, अपसारी चिंतन में आ गया। शिक्षण के दृष्टिकोण से ये चिंतन सबसे अच्छा होता है, विषय को पढ़ाने के लिए ये चिंतन सबसे अच्छा होता है, कक्षा शिक्षण में सबसे ज्यादा लाभदायक ये चिंतन होता है, बालक को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित अपसारी चिंतन करता है। तो दोनों, अगर ये दोनों प्रश्न हैं या ये दोनों ऑप्शन हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण की प्रक्रिया में चाहे हिंदी शिक्षण हो चाहे विज्ञान शिक्षण हो, शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कौन सा चिंतन उपयोगी होता है, तो सबसे ज्यादा अपसारी चिंतन उपयोगी होता है, अभिसारी चिंतन उपयोगी नहीं होता। थोड़ी सी और बात, आपके बाल विकास में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट बालक, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी बात यहां देखेंगे जिससे आपको ये चीजें समझ में आता है। विशिष्ट बालक, अगर हम लोग विशिष्ट बालक को देखें बच्चों, तो विशिष्ट बालक में एक बालक आता है जिसे हम कहते हैं सृजनात्मक बालक। कौन सा बालक है, सृजनात्मक बालक। अब अगर सृजनात्मक बालक को देखा जाए तो सृजनात्मक बालक को हम एक नाम से और जानते हैं,
जिसे हम कहते हैं सृजनशील बालक। अब यहां लिखा है सृजन। सृजन का मतलब कुछ नया, जो नया सोचे, नया करे, परंपरागत रूप से नहीं, हर चीज में कुछ नया। तो जो जो बच्चे नया सोचते हैं उनका चिंतन ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे एक एग्जाम्पल दिया, 2 गुणे 2 बराबर। अब ये 2 गुणे 2 बराबर अगर आप सोचोगे तो शायद इसमें कुछ नया नहीं सोच सकते, कुछ नया नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 गुणे 2 बराबर बच्चों 4 होता है, चाहे जिससे पूछा जाए एक ही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि आप एक नियम में बंधे हुए हो। यहां आपको कुछ नया सोचना नहीं, यहां कुछ नया सोचने को आपको नहीं मिलेगा। आपको बस वही चीजें हैं जो नियमबद्ध हैं, जो नियम हैं, हम केवल उसी नियमों को जान लेंगे, नियमों को ही परख लेंगे, बस कुछ नया हम नहीं सोच सकते हैं। तो ये शिक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज की शिक्षा क्या है, जिसमें ये कहा जाता है कि बालक को सृजनशील बनाना और बालक को कुछ नया सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, यही शिक्षण का काम है। तो यहाँ पर और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कि इस शिक्षण से यानी इस एग्जाम्पल से बालक का मानसिक विकास बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। यहां पर हो जाएगा तो 2 गुणे 2 बराबर 4, जहां पर आप कुछ नया नहीं सोच पाए, नया नहीं कर पाए, नई बातें नहीं जान पाए, ऐसे चिंतन को हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। यानी ये जो चिंतन होता है जहां पर हम किसी नियम में बंधे हुए होते हैं, नया नहीं सोच सकते, केंद्रीकरण पर होते हैं, केंद्रित होते हैं, यहां हम केंद्रित हैं, कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर यही बच्चों हम आपसे ये कहें कि 100 बराबर, अब जितना बच्चा बैठा हुआ है वो अपने तरीके से सोच सकता है। कोई बच्चा बताएगा 25 गुणे 4, कोई बच्चा बताएगा 10 गुणे 2, कोई बच्चा बताएगा 20 गुणे 5, कोई बच्चा 10 का स्क्वायर भी बता सकता है। यानी हर बच्चा उत्तर देने में स्वतंत्र है, हर बच्चा कुछ नया सोच सकता है, कुछ नया जान सकता है, कुछ नया कर सकता है। तो ऐसा चिंतन अपसारी। यहां पर सृजन करने का अवसर मिला, कुछ नया करने का अवसर मिला। तो जो सृजनात्मक बालक है, ये टीटी का सवाल है, ध्यान रखिएगा, सीटेट में भी एक बार पूछा जा चुका है। जो सृजनात्मक बालक हैं ये अक्सर कौन सा चिंतन करते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं। इसी में एक बालक और होते हैं बच्चों जिनको हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। हम इसको डिस्कस करेंगे, बस आप समझिए इसको, जितना समझ पाएंगे उतना ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। एक है प्रतिभाशाली बालक। अक्सर प्रतिभाशाली बालक भी अपसारी चिंतन ही करते हैं, कुछ नया ही सोचते हैं, कुछ नया ही करते हैं। तो शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चिंतन का हुआ? अपसारी चिंतन का हुआ, जहां हम कुछ नया जहां पर हम कुछ नया कर सकते हैं। जैसे आप देखा जाए तो आपके सीटेट में टॉपिक है कि बच्चा एक समस्या समाधान करता है। इसको पियाजे ने भी कहा है और ये चिंतन में भी आता है। बच्चा एक समस्या समाधान करता है, यानी बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेता है। तो उसमें फिर कौन सा चिंतन होगा, अपसारी की अभिसारी? तो निश्चित सी बात है, अगर वो समस्या समाधान करता है, समस्या का समाधान स्वयं कर रहा है, तो इसका मतलब है कुछ नया ही सोचेगा, नया ही करेगा, परंपरागत रूप से नहीं सोचेगा, गैर परंपरागत सोचेगा। तो वो कौन सा चिंतन हो गया? अपसारी चिंतन हो गया। तो यानी इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो कौन सा चिंतन आता है? अपसारी आता है। और अगर सीटेट की परीक्षा में आएगा तो ध्यान रखिएगा, अगर नियमबद्ध है, जहां हम कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं, नया नहीं कर पा रहे हैं, नियमों में बंधे हुए हैं, परंपरागत रूप से बंधे हुए हैं, ऐसे चिंतन को हम अपसारी चिंतन कहेंगे। लेकिन जहां हम स्वतंत्र हैं, नया सोच पा रहे हैं, हमारा मानसिक विकास अच्छा है, हम प्रतिभाशाली हैं, हम सृजनात्मक हैं, तो ऐसे में हम कौन सा चिंतन करेंगे? अपसारी चिंतन करेंगे। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जितने भी वैज्ञानिक हैं जो कुछ नया बनाते हैं, नया करते हैं, नई चीजें कर रहे हैं, वो सब कौन सा चिंतन है? अपसारी चिंतन। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, सारे प्रमुख देश इसको बनाने में लगे हुए हैं। तो यहां कौन सा चिंतन होगा? अभिसारी होगा कि अपसारी होगा? अब चूंकि कुछ नया कर रहे हैं, नया ढूंढ रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, तो चिंतन कौन सा होगा? अपसारी होगा। तो वैज्ञानिक, अन्वेषक, खोजकर्ता, ये सारे लोग अगर चिंतन करते हैं तो कौन सा चिंतन करते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं।
तो यहाँ पर आपको बात ध्यान में रखनी होगी, अगर ये दोनों टॉपिक, दोनों से क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा परंपरागत अपसारी है और गैर परंपरागत, परंपरागत अभिसारी है और गैर परंपरागत अपसारी है। अब थोड़ी सी बात और हम लोग देखते हैं, इसके कई नाम आते हैं बच्चों, वो नाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चिंतन के सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा जितने भी आपसे पूछे गए हैं। हालांकि हम आपको क्वेश्चन भी सारे करा देंगे, कोई भी चीजें आपकी छूटेंगी नहीं, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाकर क्वेश्चन करा देंगे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अब सारी चिंतन। अब हम लोग यहां देखें बच्चों अभिसारी चिंतन। इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त चिंतन। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये मुक्त चिंतन के नाम से भी आता है। मुक्त का मतलब यही होता है जहां पर हमारी कोई बाउंडेशन ना हो, हम कई दिशाओं में सोच सकें, कई चीजों को सोच सकें और समस्या का एक नया समाधान भी निकाल सकें। पीएचडी जो होती है, पीएचडी, उस पीएचडी में अभिसारी चिंतन का प्रयोग नहीं होता है, अपसारी चिंतन का प्रयोग होता है, क्योंकि वहां पर एक नया निष्कर्ष निकाला जाता है। तो जहां पर बालक नया निष्कर्ष निकालता है उसको हम अपसारी चिंतन ही कहते हैं। और अपसारी चिंतन को हम कहते हैं बच्चों कौन सा चिंतन? मुक्त चिंतन। या इसको हम लोग देखें तो इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं बच्चों, स्वतंत्र चिंतन। या इसको हम लोग देखें तो इसे हम कह सकते हैं गैर परंपरागत चिंतन। देखिए इसका ये भी नाम है जहां पर हम परंपराओं में कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर इसको हम देखें बच्चों तो इसको हम कहते हैं विकेंद्रीयकरण चिंतन। और एक बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि कुछ नया करना, कुछ अलग सोचना। इसको हम अगर इसको देखा जाए तो इसके एक और नाम है सृजनात्मक चिंतन। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं, अन्वेषक हैं, जो भी चीजें, जो भी लोग नया कुछ कर रहे हैं, नई बातें बता रहे हैं, वो सब किस चिंतन में आएगा? अपसारी। और ध्यान रखिएगा बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किस चिंतन के लिए करना चाहिए? अपसारी चिंतन के लिए करना चाहिए। इसको हम कहते हैं बच्चों परंपरागत चिंतन। इसको हम कहते हैं बच्चों केंद्रीयकरण चिंतन। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों नियमबद्ध चिंतन। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ कुछ नया करने का मौका मिलता नहीं है, तो बच्चे जो चीजें हैं वही सोचा करते हैं। अगर हम देखें बच्चों तो इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अपसारी चिंतन है। ध्यान रखिएगा सीटेट में इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा, ज्यादा परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर सीटेट में परिभाषाओं की बात की जाए तो केवल एक टॉपिक है जहां से परिभाषाएं अक्सर उठती हैं, वो है आपका वंशानुक्रम और वातावरण, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहा वो चिंतन का टॉपिक रहा। एक बार हम लोग सरसरी निगाहों से और देख लेते हैं कि चिंतन है क्या। तो हमने ये बताया बच्चों कि जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तो बालक उस समस्या के समाधान करने के लिए चिंतन करता है। अगर हम लोग चिंतन को देखें तो चिंतन में बालक के सामने कोई ना कोई क्या होगी? समस्या होगी। समस्या का वो क्या करेगा? समाधान करेगा। चिंतन के लिए भाषा का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है और जो चिंतन का प्रारंभ होता है बच्चों वो प्रत्यक्षीकरण से होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो चिंतन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वली चिंतन होता है, हमने इस पर डिस्कस किया, एक यथार्थवादी चिंतन होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यथार्थवादी चिंतन पर हम लोग रखते हैं। यथार्थवादी चिंतन के तीन प्रकार हमने बताए। एक चिंतन होता है अपसारी चिंतन, सबसे इंपॉर्टेंट। एक चिंतन होता है अभिसारी चिंतन और एक चिंतन होता है बच्चों आलोचनात्मक चिंतन। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चिंतन है वो कौन सा चिंतन है? अपसारी चिंतन है। शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षा की प्रक्रिया में, पढ़ाने में, पढ़ने में, सब चीजों में, बालक के मानसिक विकास करने में, सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है? अपसारी चिंतन का होता है। सीटेट में ध्यान रखिएगा 90% प्रश्न
जो अभी तक पूछे जा चुके हैं वो इसी चिंतन से पूछे जा चुके हैं। अब सारी से ही प्रश्न आते हैं। तो हमें लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद आप अपनी बुकलेट उठाइएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा चिंतन से, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर आएंगे वो आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। धन्यवाद।